केदारनाथ चुनाव की घोषणा के साथ ही उत्तराखंड का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव का बिगुल बज गया है। मगर जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, उम्मीदवारों की लाइन में लगे तमाम स्वघोषित प्रत्याशियों की चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। वजह वाकई ही ऐसी ही चिंता बढ़ाने वाली है। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। हलचल बेसाख्ता तेज दर तेज है। प्रत्याशियों का चयन करना ही दोनों दलों की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। यह हाल तो तब है जब भाजपा के पास दावेदारों का जखीरा मौजूद है, पर यही वजह उसके लिए सबसे ज्यादा चुनौती का विषय भी है। और उस पर अब जानकारी आई है कि बीजेपी हाईकमान ने 10 और नामों के बारे में जानकारी मांगी है प्रदेश की इकाई से। उत्तराखंड प्रदेश भाजपा संगठन पहले ही 6 नामों को पैनल में शामिल करके भेज चुका है। बीजेपी के पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन की ओर से अभी तक जिन 6 नामों का पैनल तैयार किया गया है, उनमें आशा नौटियाल, ऐश्वर्या रावत, कुलदीप रावत, कुलदीप आजाद नेगी, चंडी प्रसाद भट्ट, कर्नल अजय कोटियाल के नाम शामिल हैं। दावेदारों का नाम दिल्ली भेजने में जिस तरह बीजेपी ने तेजी दिखाई, उससे लग रहा था कि भाजपा पहले प्रत्याशी घोषित कर मनोवैज्ञानिक बढ़त कांग्रेस पर बना लेगी। मगर अब जिन 10 और नामों के बारे में पार्टी ने जानकारी मांगी है, उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिनको सुनकर सभी का चौंकना लगभग तय है। इसके बाद कई कयास लगाए जाने लगे हैं। सवाल ये उठता है कि 6 नाम पैनल में भेजे गए हैं, क्या उनसे बीजेपी हाईकमान संतुष्ट नहीं है? जो 10 और नाम के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है। पैनल में भेजे गए 6 नामों के अलावा पार्टी ने अब पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत की पुत्री कार्तिका और तारिणी, दिनेश भगवानी सहित शकुंतला जगवाण के नाम को प्रमुख रूप से शामिल किए जाने की बात की है। इन नामों की जानकारी हाईकमान ने मांगी है। तो क्या माना जाए, जो 6 नाम पहले से पैनल में भेजे गए थे, क्या उनसे हाईकमान संतुष्ट नहीं है या फिर कोई और पहलुओं पर विचार किया जा रहा है? वैसे जिस तरह से कुछ दिनों में ही पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का नाम उछला है और उनकी केदारनाथ में सक्रियता बढ़ी है, उसने पहले से ही दावेदारी कर रहे नेताओं को भी हैरान किया है। तीरथ सिंह रावत के नाम पर भी भाजपा हाईकमान विचार कर रहा है। इसको लेकर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अब उनके नाम पर आला कमान द्वारा प्रदेश भाजपा से फीडबैक मांगा जाना हमारी बात की पुष्टि खुद ब खुद करता दिखाई दे रहा है। हालांकि नाम की घोषणा तक थोड़ा इंतजार करना तो बनता ही है, खासतौर पर बीजेपी के अंदर की सियासत में, क्योंकि बीजेपी हाईकमान सभी दावों के उलट फैसला लेने के लिए जाना जाता है। लेकिन पार्टी हाईकमान ने जिस तरह से कुछ नए नाम भेजे हैं, उससे साफ है कि टिकट को लेकर बीजेपी के भीतर गहन मंथन चल रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि इन सभी दावेदारों को पार्टी की ओर से अपडेट भी करवा दिया गया है। साथ ही यह भी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिसको इस बार टिकट दिया जाएगा, 2027 में उसको दोबारा टिकट मिलेगा नहीं। भाजपा प्रदेश महामंत्री की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि पार्टी हाईकमान ने पैनल में शामिल नामों के अतिरिक्त अन्य नामों का भी फीडबैक मांगा है। केदारनाथ में जिस तरह से भाजपा के अंदर टिकट को लेकर खींचतान दिखाई दे रही है, उससे यह लगता है कि अगर ये रार बढ़ती है तो पार्टी किसी हैवीवेट नेता को मैदान में उतारकर दावेदारी कर रहे नेताओं को चुप करा सकती है। और तीरथ सिंह रावत भाजपा के हैवीवेट नेताओं में शुमार हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश तो कम से कम नहीं है। भाजपा के सामने कई मुसीबतें इस चुनाव में खड़ी हैं। भाजपा नेता कुलदीप रावत जिस तरह से साफ कह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आगे का फैसला वो अपने समर्थकों के कहने पर ही लेंगे। पूर्व में हुए विधानसभा चुनावों में 2 बार दूसरे नंबर पर रहे कुलदीप रावत भाजपा और कांग्रेस को एक बार तीसरे नंबर पर धकेल चुके हैं। अगर वो बीजेपी से टिकट न मिलने पर एक बार फिर निर्दलीय ही मैदान में उतरते हैं, जैसा कि उनके दावों से लग भी रहा है, तो भाजपा के लिए केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। आशा नौटियाल भी एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसे में कब कौन बागी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुलदीप रावत और आशा नौटियाल दोनों ही इस विधानसभा में एक बड़ा जनाधार रखते हैं। लेकिन एक बात जो सामने आई है वो हैरान करने वाली है। बीजेपी ने जिन 6 नामों का पैनल दिल्ली भेजा था, उनमें से 2 नाम कांग्रेस के पैनल में भी शामिल हैं, जिसमें भाजपा बेचैन है। हालांकि भाजपा की तरफ से कोई इस पर खुलकर बोल नहीं रहा। भाजपा की भीतरी लड़ाई से खुश होने की बजाय कांग्रेस में भी रार बरकरार है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल उनके बड़े नेताओं की गुटबाजी है।
कांग्रेस भी ये जानती है कि अगर इस चुनाव में गुटबाजी सामने आई तो परिणाम हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे ही हो सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ में भी कांग्रेस को बद्रीनाथ के जैसे जीत की उम्मीद है। केदारनाथ उपचुनाव के ऐलान के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस का आपसी घमासान भी तेज हो गया। गुटिया संघर्ष, आपसी विवाद, मतभेद, मनभेद सब कुछ सामने आ रहे हैं। इस स्थिति में अब सवाल यह है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर बड़े नेता केदारनाथ के कार्यकर्ताओं को उपचुनाव के लिए एकजुट होने का संदेश कैसे दे पाएंगे। पार्टी के भीतर मतभेद की एक सबसे बड़ी गवाही पार्टी ऑब्जर्वर बनाने को लेकर ही सामने आई थी, जिसमें पहले 2 नामों की लिस्ट प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा द्वारा भेजी जाती है, जिसमें भुवन कापड़ी और उसके अलावा वीरेंद्र जाति जो विधायक हैं उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया था। और इसलिए कहा यह जा रहा है कि ऑब्जर्वर की लिस्ट में इन 2 नेताओं के नाम आने के बाद कांग्रेस का एक गुट पूरी तरह से नाराज हो गया। उसी नाराजगी को दूर करने के लिए फिर से एक और नई चिट्ठी जारी की गई, यानी महज 4 दिन के बाद कांग्रेस ने अपने ऑब्जर्वर वाली रणनीति को बदल दिया। पहले 2 नेताओं को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यह लोग जिम्मेदारी संभालेंगे, फिर बाद में गणेश गोदियाल और लखपत बुटोला का नाम भी इसमें ऐड किया जाता है। ये इशारा करता है कि एक गुटिया संघर्ष कांग्रेस के भीतर बड़ा आकार लेता चला जा रहा है। जिस तरीके से गणेश गोदियाल लोकसभा का अपना चुनाव लड़े और बाद में बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव लड़े, उससे उनका कद निश्चित ही पार्टी के अंदर और बाहर बढ़ा है। अब जब गणेश गोदियाल को केदारनाथ का मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया है, इसलिए उनके लिए चुनाव भी बेहद अहम है। सभी दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य गणेश गोदियाल बन सकते हैं। साथ ही गढ़वाल से कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता भी उनको माना जा रहा है, इसलिए ये चुनाव उनके लिए अहम हो जाता है। अगर ऐसे में वो केदारनाथ चुनाव हार जाते हैं तो उनकी छवि जो एक बड़े नेता के तौर पर उभरी है उसको भी झटका लगेगा। और अगर कांग्रेस को गोदियाल ये चुनाव जिताने में सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़े नेता के तौर पर वो स्थापित होंगे उत्तराखंड में। साथ ही उनकी लोकप्रियता में भी एकदम से बड़ा उछाल आना भी तय है। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव के लिए जरूरी है कांग्रेस का एकजुट रहना, जिसकी संभावना पर सवाल कई खड़े होते हैं। वैसे हालात प्रदेश के अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बीच भी ठीक नहीं है। कुछ समय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई नियुक्तियों को एक गुट के दबाव के चलते रद्द कर दिया गया था। ऐसा ही ऑब्जर्वर को लेकर भी सामने आया और यही वजह रही कि जिस समय कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को तंबू गाड़कर केदारनाथ में डेरा डाल देना चाहिए था, वैसा न कर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और हरीश रावत के समय में सुपर सीएम रहे रंजीत रावत नैनीताल के मॉल रोड पर एक नया ही हल्ला बोल कर रहे थे। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि गणेश गोदियाल, हरीश रावत और कई और बड़े कांग्रेसी नेताओं ने नैनीताल की ठंड से दूरी बनाए रखी। खैर, आपसी लड़ाई दोनों ही तरफ है, कहीं ढकी हुई है तो कहीं खुली हुई है। मगर इस सबसे इतर एक और बात है कि केदारनाथ सीट पर क्या इंडिया गठबंधन एक होगा, क्योंकि बद्रीनाथ में उपचुनाव जब हुए तो ये गठबंधन बन चुका है। भले समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या वाम दलों का यहाँ कोई बड़ा जाननादार नहीं है, उनका बिखरा वोट हर बार पड़ता है, लेकिन यही बिखरा वोट अगर जोड़ दें तो कुछ हजार वोट तो जरूर प्रभावित करता ही है। ऐसे में अगर नजदीकी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ तो ये बिखरा हुआ वोट बैंक किसी भी दल की हार को तय कर सकता है। जिस तरह से कांग्रेस ने बद्रीनाथ चुनाव में छोटे दलों को मैनेज किया था, जिसका परिणाम उनके लिए जीत के रूप में सामने आया था। देखना होगा कि क्या यहां भी कांग्रेस ऐसा कर पाएगी, क्योंकि केदारनाथ सीट पर 90,000 वोटर हैं और वोट परसेंटेज इससे भी कम ही होगा। ऐसे में यही छोटे दल निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा इस पर भी नजर रहेगी कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ इस चुनाव में अपने लोगों को क्या संदेश देता है, क्योंकि उनसे जुड़े युवा अच्छी खासी तादाद में हर विधानसभा में मौजूद हैं, जो काफी अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि छोटी विधानसभा है और वोटर भी कम है। ऐसे में हर वोट की अहमियत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मूल निवास मुद्दा और भू कानून जैसे मुद्दे को लेकर भी पहाड़ पूरा एक है। उत्तराखंड भाजपा के लिए भी ये तीसरे उपचुनाव हैं जिसमें 2 चुनाव वो हार चुकी है। केदारनाथ में भी अगर बीजेपी के हाथ खाली रहते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित होगा। साथ ही 2027 में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी।
ये चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी अहम है। वो केदारनाथ जाकर कह भी चुके हैं कि जब तक वहां की जनता को नया विधायक नहीं मिल जाता तब तक मैं उनके विधायक के रूप में काम करूंगा। अगर इस चुनाव को बीजेपी गंवा देती है तो भले बीजेपी सरकार की संख्या बल पर कोई खास असर पड़ेगा नहीं, पर मुख्यमंत्री पर इसका फर्क जरूर पड़ेगा। कुल मिलाकर ये चुनाव पुष्कर सिंह धामी और गणेश गोदियाल की सियासत के लिए महत्वपूर्ण चुनाव साबित होने वाला है। अब दोनों में 20 कौन साबित होगा और 19 कौन, ये देखना होगा। बहरहाल सभी की निगाहें अभी सिर्फ इस बात पर लगी हुई हैं कि दोनों के प्रत्याशी कब और कौन होंगे, क्योंकि हार जीत का सारा गणित काफी कुछ इसी पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।